हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के बाद में जब भारत आए थे 1914 में भारत की आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा बेसिकली हमारी स्ट्रगल के ऊपर, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उस पर उनका क्या प्रभाव रहा, तो उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि गांधी जी जो हैं वो भारत में 1915 में आए थे। ठीक है, अब 1915 में आने के बाद जो है उन्होंने एक साल तो वो घूमे। ठीक है, घूमे फिरे, यहाँ पर देखा कि जो है कंडीशन क्या है, लोग जो है वो किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या उनके लिए हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि एक साल तो उन्होंने मतलब कि जानने में लगा दिया कि जो है सिचुएशन बेसिकली क्या है। ठीक है, और देखो यहाँ के लोग भी जो हैं वो जानते थे कि गांधी जी के जो एफर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका में वो क्या थे हैं, और उन्होंने जो है कैसे मदद करी है वहाँ पे लोगों की। तो ठीक है, फिर जब वो गांधी जी जब यहाँ पर आ गए, ठीक है, वो घूम लिए यहाँ पर, उन्होंने देख लिया, तो उसके बाद में जो है हमें कुछ इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, कुछ मूवमेंट देखने को मिलती हैं। स्पेशली दो तीन मूवमेंट के बारे में हमें यहाँ पर चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, दो तीन स्ट्रगल्स जो हैं, एक तो चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। तो इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जो गांधी जी जो है बेसिकली एक बात बताता हूँ कि जब गांधी जी जो हैं यहाँ पर आ गए तो वो कह रहे थे कि देखो, अगर कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के अगेंस्ट में है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, एक तो उनका ये मानना था कि अगर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या आइडियोलॉजी जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के रास्ते को अपोज करेगी, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, एक तो ये बात है। फिर गांधी जी को एक बात और भी पता थी कि वो ये थी, उन्हें पता था कि देखो, मॉडरेट जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, मॉडरेट जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे कांग्रेस के, तो उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है फ्रीडम दिलाने की, उसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, ब्रिटिश तो एक्सप्लॉयट करने में लगे हुए थे, और गांधी जी को पता था कि जो ये मॉडरेट पॉलिटिक्स है इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मासेस को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और मासेस के बिना जो है असली आज़ादी हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जब तक लोग नहीं आएंगे, लोग एकजुट नहीं होंगे, तो कुछ लोगों की वजह से ये जो इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये असेंबलीज़ हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, इसमें पार्ट लेने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें उन्हें भी ये बात पता थी, और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी ये बात पता थी ऑलरेडी। ठीक है, अब गांधी जी मॉडरेट पॉलिटिक्स के फेवर में भी ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, उन्हें पता था क्या कमियां हैं मॉडरेट पॉलिटिक्स में, और दूसरा जो है उन्हें ये भी पता था कि ये जो होम रूल वाली एजिटेशन जो है, जो ये होम रूल वाला जो ये ट्रेंड चल रहा है बाल गंगाधर तिलक और मैडम बेसेंट के द्वारा, तो वो इसके फेवर में भी नहीं थे। ठीक है, तो मतलब उनका जो है एक अपना ही रास्ता था, मतलब वो जो है अपना ही एक तरीका अपनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर नहीं। कहने का मतलब है कि वो करना तो चाहते थे ये सत्याग्रह वगैरह, लेकिन उस टाइम पर जो है वो ये मानते थे उस टाइम पर, एट दैट मोमेंट, कि देखो, अभी जो है ब्रिटिश सरकार वो वॉर में इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है। तो इस टाइम पर उनसे मांगे रखना उनके आगे और उन्हें परेशान करना जो है हमारा धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उनका ये मानना था, जबकि सिचुएशन असली वही थी जब हमें आज़ादी मिल सकती थी। ठीक है, तो मैं जो है मेरे ओपिनियन मतलब कि मैं ये बात नहीं मानता कि हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम पर वॉर में साथ देना चाहिए था, क्योंकि देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ ही इसीलिए रही थी ताकि वो अपनी कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो मतलब कि गांधी जी की जो ये आइडियोलॉजी है, मतलब इससे मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, लेकिन चलो, हमें यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं किसी और वीडियो में अपनी ओपिनियंस रखूँगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बात बता दी आपको कि ना तो वो होम रूल मूवमेंट के उसमें सपोर्ट में थे, ना फिर वो मॉडरेट पॉलिटिक्स के सपोर्ट में थे। तो उन्हें दोनों चीज़ों की जो है मतलब साथ में उन दोनों दोनों मूवमेंट्स का, दोनों क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स का, फ्रीडम की जो हमारी ये स्ट्रीम्स थी, मॉडरेट पॉलिटिक्स और होम रूल वाली, इन दोनों की तरफ उनका झुकाव नहीं था। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो तो चाहते थे कि अंग्रेज़ों का साथ दिया जाए। ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लोगों की रिक्रूटमेंट हो, जैसे ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी में,
ठीक है, क्योंकि ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं, भारत के सोल्जर, वो ब्रिटिश के लिए लड़े, ठीक है, ब्रिटेन के लिए लड़े, और हमारे लड़े भी सोल्जर्स, और वो शहीद भी हुए, समझ रहे हो। तो मतलब कि दिस वॉज नॉट ए वाइज डिसीजन, ठीक है, इट वॉज नॉट ए वाइज डिसीजन कि ब्रिटिश सरकार का साथ देना उस टाइम पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1917 और 1918। देखो मैंने बता दिया कि 1915 में तो गांधी जी आए यहाँ पर, 1916 उन्होंने घूमने में लगा दिया, ठीक है, देखते देखते गए कि क्या सिचुएशन है, क्या क्या चल रहा है, मतलब है, तो असेसमेंट में उन्होंने लगा दिया पूरा 1916। उसके बाद में 1917 और 18 में हमें दो तीन जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। एक तो है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी बोल सकते हैं। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। अब इसमें क्या हुआ था कि देखो, चंपारण जो जगह है वो कहाँ पर है? वो है बिहार में, समझ रहे हो। अब इस चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, तो वो वहीं के रहने वाले थे। वो उन्होंने क्या किया कि वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने बताया कि देखो हमारे जो किसान हैं यहाँ पर, वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं, ठीक है, चंपारण के किसान बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप कृपया आइए और हमारी मदद करिए। अब दिक्कत क्या थी चंपारण के वहाँ के फार्मर्स को? वो ये थी कि जो ये प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटेशन जो करते थे ये ब्रिटिश प्लांटर्स, तो वो जो है फोर्स करते थे किसानों को कि आप अपने 3/20 पार्ट पे, आपकी ज़मीन का जो 3/20 पार्ट है उस पर आप इंडिगो उगाओगे ही उगाओगे, समझ रहे हो। तो मतलब ये था कि वो काइंड ऑफ फोर्स करते थे, ठीक है ना, पीजेंट्स को। तो इस जो ये सिस्टम था ना, जो ये 3/20 पार्ट पे इंडिगो उगाने का, तो इसको कहते थे 3 कठिया सिस्टम, ठीक है, 3 का मतलब 3, ठीक है। तो 3 कठिया सिस्टम में ये होता था कि 3/20 पार्ट पे, 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पर आप जो है इंडिगो उगाओगे। ये फोर्स करते थे ब्रिटिश प्लांटर, यूरोपियन प्लांटर जो है ये फोर्स करते थे यहाँ के किसानों को। अब क्या हुआ कि 1900 सेंचुरी जब खत्म हुई, जब खत्म होने वाली थी 19 सेंचुरी, तो आप ये देखोगे कि जर्मन जो डाइज हैं, सिंथेटिक डाइज, जो नेचुरल डाइज नहीं है, जो सिंथेटिक मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड से डाइज को जो बनाया जाता है, तो वैसी जो डाइज हैं उन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। अब जब रिप्लेस कर दिया तो इंडिगो की इतनी डिमांड नहीं रही। अब डिमांड नहीं रही तो यूरोपियन प्लांटर्स को नुकसान हुआ। अब जब उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब डिमांड तो है नहीं, तो जितना प्रॉफिट निकालना है वो इन किसानों से निकाल लो, ठीक है ना। तो इन किसानों को दबा के वो करो, मतलब हरास करो, डिस्क्रिमिनेट करो, और फोर्स इनको मतलब इनसे जितना भी पैसा आप निकाल सको उतना निकाल लो, ठीक है। इनको बोलो कि ये कम दाम पे जो है हमें बेचेंगे, मतलब कम दाम पे हम अंग्रेज लोग खरीदते थे उस प्रोड्यूस को, और वो फोर्स करते थे, किसान को फोर्स करते थे कि वो उसे सस्ते में बेचे, समझ रहे हो। तो मतलब कि कहने का मोटिव मेरा यही है कि जो है दबा के उनका सप्रेशन हुआ किसानों का, ठीक है। उनसे जो है इलीगल तरीके से उनसे जो है रेंट लिया गया, हाई रेंट लिए गए, ठीक है। और जितना प्रॉफिट हो सकता था ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर जो है, यूरोपियन प्लांटर्स, वो किसानों से निकालते थे, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो रही नहीं, इंडिगो की डिमांड रही नहीं थी 19 सेंचुरी तक आते आते, सिंथेटिक डाइज ने रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना, इंडिगो को। अब क्या हुआ फिर, गांधी जी जो हैं, गांधी जी के साथ में अब कुछ लीडर हमें इस मोमेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मज़ार उल हक, महादेव देसाई, नरहरी परेख और जेबी कृपलानी, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद, मज़ार उल हक, महादेव देसाई, नरहरी पारेख और जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये कुछ लोग थे जो कि गांधी जी के साथ में मतलब ज्वाइन करे, जिन्होंने ज्वाइन किया इस स्ट्रगल में, ठीक है, चंपारण में। अब क्या हुआ कि अथॉरिटी जो है उन्होंने पहले कहा कि गांधी जी आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अब ये जो पैसिव रेजिस्टेंस वाला जो एक मेथड था, जो ये सत्याग्रह वाला जो मेथड था, ये उस टाइम पर बहुत ही नया मेथड था, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, मतलब लोगों को ज़्यादा इसकी भनक नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो अथॉरिटीज़ हैं, ब्रिटिश अथॉरिटीज़, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम गांधी जी आपको अलाउ करते हैं। लेकिन मुझे ये बात शॉकिंग लगती है कि वो इतनी आसानी से मान कैसे गए, कि मतलब गांधी जी के आते ही वो जो है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने रिट्रीट कर लिया और वो मान गए कि हाँ ठीक है हम इंक्वायरी होने देंगे। मतलब मुझे जो है ये चीज़ें थोड़ी सी ना क्या बोलते हैं, मतलब मैच नहीं करती। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर वही अपनी ओपिनियन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा यहाँ पे, तो ठीक है। फिर अथॉरिटीज़ ने रिट्रीट कर लिया, अथॉरिटीज़ जो है पीछे हट गई, इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी के बाद जो है गांधी जी
ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस कर पाए कि देखो 3 कटिया सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। 3 कटिया सिस्टम जो है वो अत्याचारी है, उसका अन्याय है लोगों पर, तो आप इस 3 कटिया सिस्टम को हटाओ। तो वो 3 कटिया सिस्टम हटा दिया गया और जो किसान जो थे उनको भी कंपनसेशन दी गई। मतलब कि जितना उनसे इलीगली पैसा लिया गया था उसका 25% ही सिर्फ उन्हें दिया गया, ठीक है। अब मैं इसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता कि ये जो 25% उन्हें मिल गया पैसा वापस मिला, ठीक है, क्योंकि देखो जितना जितना मतलब 100% में से सिर्फ 25% आपको वापस मिल रहा है पैसा, जबकि आपका हक है, वो आपका हक है, आपसे इलीगल तरीके से आपसे वो जो पैसा लिया गया है, समझ रहे हो। तो ठीक है चलो कि 25% जो पैसा है वो लौटा दिया गया किसानों को। ये जो है अचीवमेंट थी इस मूवमेंट की, ठीक है। फिर 10 साल में जो ये प्लांटर जो थे इंडिगो प्लांटर वो वहाँ से छोड़ के गए। ये भी बात मुझे खटकती है कि 10 साल लगे उन प्लांटर्स को वहाँ से छोड़ने में, उस एरिया को लीव करने में। इन प्लांटर्स को, यूरोपियन प्लांटर्स को 10 साल लगे, मतलब इतने टाइम में छोड़ा उन्होंने। तो ये बात ही मुझे बहुत बार खटकती है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो स्ट्रगल थी इसका इम्पैक्ट ये था कि किसानों को जो है थोड़ा रिलीफ तो मिला, मतलब उनका जितनी बुरी हालत थी पहले उससे तो वो इम्प्रूव हुई, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा जो है मतलब हमें क्या बोलते हैं इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मुझे नहीं लगता कि इतना हुआ इम्पैक्ट जितना होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉपुलर लीडर्स हैं इस सत्याग्रह के, चंपारण सत्याग्रह के, उनके नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। कुछ लोगों के नाम तो मैंने बता दिया आपको, कुछ लीडर्स के नाम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और भी कुछ लीडर्स हैं जैसे ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा। अब इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स या कोई भी स्टेट प्रीलिम्स, तो उसमें ये नाम आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी चंपारण सत्याग्रह। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है। ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये जो स्ट्राइक है ये हुई थी 1918 में, ठीक है। इसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कह सकते हो आप, क्योंकि इस स्ट्राइक में जो है गांधी जी उस पर क्या बोलते हैं मतलब खाना जो है उस हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। मतलब कि क्या बोलते हैं खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, मतलब फास्ट एंड टू डेथ कहने का मतलब, ठीक है। तो वो उन्होंने धारण कर लिया था गांधी जी ने। तो पहला हंगर स्ट्राइक भी कहते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। 1918 में हुई थी ये। अब क्या हुआ था इसमें कि इस स्ट्राइक में डिस्प्यूट था कॉटन मिल वर्कर जो हैं, कॉटन मिल ओनर और वहाँ के जो वर्कर हैं उन दोनों के बीच में, समझ रहे हो। मतलब कि ओनर जो है कॉटन मिल्स के वो एक साइड में थे और जो वर्कर हैं वो दूसरी साइड में थे। कहाँ पर हुआ था ये? अहमदाबाद में हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 1918 में हुआ था, ठीक है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो प्लेग बोनस था, ठीक है, जो प्लेग हुआ था उसके बाद में जो है बोनस दिया गया। मतलब कि ना जो लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनके लिए एक बोनस लाया गया था, प्लेग बोनस कहते थे जिसको। तो कहने का मतलब ये है कि उसका डिसकंटिन्यूशन हो गया, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इस वजह से जो है वहाँ के जो वर्कर थे उन्होंने कहा कि हमारे जो वेजेस हैं उसमें 50% का राइज करो, ठीक है। आपने जो है वो बोनस तो हटा दिया, ठीक है, आप जो बोनस हटाना चाह रहे हो तो ठीक है, आप अगर हटा रहे हो तो हमारे जो वेज हैं, हमारे जो सैलरी है उसमें 50% का इंक्रीज करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो उस टाइम पर वॉर हो रहा था, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 1919 तक। तो वॉर टाइम पर इतनी महंगाई हो गई थी कि सब कुछ महंगा था, और जब आपकी इनकम नहीं है तो आप खाना अपना रोजी रोटी कहाँ से चलाओगे, ठीक है। तो ये उनकी जायज़ बात थी कि हमारा वेजेस बढ़ाओ। लेकिन जो है मिल ओनर कहते कि नहीं हम बढ़ा तो देंगे लेकिन 20% बढ़ाएंगे। वर्कर कह रहे थे 50% होना चाहिए। अब गांधी जी आए बीच में, गांधी जी ने कहा कि ना तो भाई तुम्हारा ना इनका, एक काम करो 35% कह दो, ठीक है, 35% बढ़ाने के लिए कहो तुम इनको, ठीक है। तो गांधी जी की ये मतलब वो थी ओपिनियन थी। तो क्या हुआ कि ये जैसे कि स्ट्राइक जब चल रही थी तो इसमें एक हमें औरत देखने को मिलती हैं जिनका नाम है अनुसुईया साराभाई, ठीक है। तो वो इन वर्कर्स के जस्टिस के लिए लड़ी, ठीक है। किससे लड़ी? मिल ओनर से, जो इनके वेजेस नहीं बढ़ा रहे थे।
अब अनुसुईया साराभाई जो हैं, ये जो औरत हैं, ये एक सोशल वर्कर थी। किसकी? ये सिस्टर थी अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई कौन थे? ही वॉज दी वन ऑफ द मिल ओनर्स, ठीक है, उस रीजन में वन ऑफ द मिल ओनर्स, एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन, ठीक है, जो कि 1891 में स्थापित की गई थी, ठीक है, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अहमदाबाद में बढ़ावा मिल सके। तो उस जो ये एसोसिएशन जो थी, अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट थे कौन? अंबालाल साराभाई। तो उनकी बहन थी अनुसुईया साराभाई। तो अनुसुईया साराभाई जो है वो वर्कर के लिए लड़ रही थी, जबकि उनके भाई जो है वो एक मिल ओनर है। समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अनुसुईया साराभाई नाम याद रखना, किससे रिलेटेड है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो जो ये औरत थी अनुसुईया साराभाई नाम की, तो इन्होंने जो है जस्टिस के लिए लड़ाई करी, वर्कर्स के जस्टिस के लिए लड़ी है। और गांधी जी को भी इन्होंने अप्रोच किया कि गांधी जी आप भी आओ यहाँ पर, क्योंकि देखो वर्कर भी आपकी इज्जत करते हैं और मिल ओनर भी आपकी इज्जत करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है इस सिचुएशन का रिजोल्यूशन निकालो, ठीक है, मतलब रिजॉल्व करो इसको, आप समझौता करवाओ। तो गांधी जी जो है वो अंबालाल जो थे, जो प्रेसिडेंट थे इस मिल ओनर एसोसिएशन के, अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे अंबालाल साराभाई, तो वो गांधी जी के फ्रेंड थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने जो है वर्कर्स का साथ दिया, ठीक है, रादर देन मिल ओनर्स का साथ देना। समझ रहे हो? तो मतलब कि ठीक है, चलो अब ये गांधी जी का यहाँ पे इंटरवेंशन हो गया। गांधी जी ने कहा कि भाई 35% इंक्रीज के लिए बोलो, ठीक है, वर्कर लोगों तुम 35% बोलो, 50% में ना जाओ, मतलब कि बीच का कर लो, ना उनका ना तुम्हारा। तो ये जो गांधी जी ने करा, ये गांधी जी ने जब कहा तो मतलब मिल ओनर माने नहीं, ठीक है, उनकी तरफ से जो है कोई मतलब प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो गांधी जी फिर अनशन पे बैठ गए कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, फास्ट एंड टू डेथ पे गांधी जी बैठ गए। अब क्या हुआ? फास्ट एंड टू डेथ का जो है क्या बोलते हैं, एक प्रेशर बन गया, ठीक है, मिल ओनर्स पे भी प्रेशर बन गया कि भाई गांधी जी जो है वो उनके मतलब उनके भी तरफ थे, मतलब वो भी लोग जानते थे, मिल ओनर जो थे उनके भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे गांधी जी से, और जो है वर्कर के भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो मतलब कि एक प्रेशर बन गया मिल ओनर्स के ऊपर, और फिर जो है ये मैटर आगे मतलब ट्रिब्यूनल्स को दे दिया गया, और फिर क्या रिजल्ट निकल के आया कि ठीक है, मिल ओनर्स ने मान लिया, और जो है 35% वर्कर को हाइक मिल गई, ठीक है, मतलब 50% चाहते थे लेकिन 35% मिली। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो है गांधी जी का एक वहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अब अनुसुईया साराभाई जो हैं उनका एक आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा 1920 के आसपास, कि उन्होंने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है, फॉर्म करी थी। समझ रहे हो? अंबालाल साराभाई जो हैं, जो इनके भाई थे, वो तो थे ओनर किसके? अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के। लेकिन अनुसुईया साराभाई जो वर्कर की जस्टिस के लिए लड़ी, तो उन्होंने क्या फॉर्म करा? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, लेबर्स के लिए, लेबर्स के राइट्स के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 के आसपास, ठीक है। तो ये थी भाई कुछ कहानी इसकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोल सकते हो आप इसको। तो 35% इसमें हमारे लेबर्स को हाइक देखने को मिली, मतलब उनको बढ़ावा मिला 35% का उनकी सैलरी में। अब बात करेंगे तीसरे वाले टॉपिक के ऊपर, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, इसको आप फर्स्ट नॉन कॉपरेशन भी बोल सकते हो। अब इस सत्याग्रह जो था, ये खेड़ा सत्याग्रह जो था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि वहाँ पर ड्रॉट हमें देखने को मिला 1918 में। अब ड्रॉट जब होएगा तो देखो क्रॉप तो फेल होंगी ना, जब पानी ही नहीं है तो आपकी जो उपजाऊ है वो तो खराब हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब क्रॉप फेल हुआ तो रेवेन्यू कोड जो था, रेवेन्यू रूल्स जो थे, उसमें ये लिखा गया था कि अगर यील्ड जो है, अगर आपका जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन जो है, अगर वो 1/4 मतलब लेस देन 1/4 होगी नॉर्मल प्रोड्यूस से, अगर आपकी नॉर्मल प्रोड्यूस जैसे कि कुछ अमाउंट है, ठीक है, उसका अगर 1/4 अगर हम देखें 1/4 कर लें, और उससे भी कम, मतलब 1/4 से भी कम आपकी अगर प्रोड्यूस होती है, आपकी नॉर्मल प्रोड्यूस के 1/4 से भी कम आपकी अभी की प्रोड्यूस है, ठीक है, ड्रॉट के टाइम पर प्रोड्यूस है, तो मतलब कि आपको रेमिशन मिलेगा, मतलब कि आपको जो है सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये कुछ रेवेन्यू कोड में लिखा गया था। अब क्या हुआ कि गुजरात सभा जो है, ठीक है, उसने काफ़ी सारी जो है पिटीशन डाली। गुजरात सभा में मेनली किसान लोग ही थे,
ठीक है। तो गुजरात सभा ने जो है काफ़ी सारी पिटीशन डाली अथॉरिटीज़ को कि भाई जो ये रेवेन्यू असेसमेंट है, जो आप ये अगले साल के लिए जो टैक्स के लिए आप जो ये नाप रहे हो, मतलब कितनी आपको टैक्स लेना है, तो इसको आप अभी रहने दो, क्योंकि देखो हमारी जो उपजाऊ है वो ही नहीं हुई है, तो हम आपको टैक्स कहाँ से पे करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ब्रिटिश अथॉरिटी क्या है कि नहीं, हमें तो टैक्स चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे क्रॉप खराब हो, चाहे मतलब प्रोडक्शन अच्छी हो, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस टैक्स चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम हड़प लेंगे। अब गांधी जी ने कहा कि भाई फार्मर्स, आप जो है टैक्सेस को पे मत करो, ठीक है, गांधी जी ने किसानों को ये कहा। तो गांधी जी लेकिन बेसिकली जो है इस मोमेंट में अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल हेड बन के आए, ठीक है, कि मतलब काइंड ऑफ ना कि एक मोटिवेशनल, एक क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल वे से, एक एट द बैक, मतलब आप बोलोगे एट द बैकग्राउंड एक उनका थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिला, मतलब देखने को कि उनकी तरफ से जो है एक ऐसा सहारा था, मतलब ना कि आप कह सकते हो कि हाँ उनका भी हमें सपोर्ट है। लेकिन अगर मेनली आप इस सत्याग्रह की बात करो तो हमें इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ज़्यादा हाथ मिला है, ठीक है, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था मेन इसमें, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, इस सत्याग्रह में। तो ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में जो है और भी काफ़ी सारे लोग थे जो गांधी जी को फॉलो करते थे, मतलब गांधी जी का सपोर्ट था, लेकिन जो है वो इतना इतना मेनली उनका मतलब सपोर्ट नहीं देखने को मिला, काइंड ऑफ की, ठीक है, उनका बैकग्राउंड में जो है उनका एक सपोर्ट था, मतलब ठीक, गांधी जी भी मतलब सपोर्ट करते थे इस चीज़ को। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में आपको कुछ लोग देखने को मिलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, इसमें खेड़ा सत्याग्रह में, जिनके नाम है नरहरि परेख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास, ठीक है, जो गांव से गांव गए, मतलब यहाँ से वहाँ गए, घूमे और जो है लोगों को मतलब जागरूक किया, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में जो है उनको जागरूक किया, उनको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेसिकली सब सारी कम्युनिटीज़ को, ठीक है, सारी कम्युनिटीज़ को जितनी अलग अलग एथनिक और कास्ट कम्युनिटीज़ थी उनको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और एक टैक्स रिवोल्ट के रूप में जो है एक क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट करी, समझ रहे हो। अब खास बात क्या थी इस मूवमेंट की कि देखो जब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला जो ये जो है क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट चला, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो इसमें सारी कम्युनिटीज़, सारी जो कास्ट और एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो एक साथ में मतलब यूनाइटेड हो गई, ठीक है, और जब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हड़प ली गई, ठीक है, जब उन्होंने पेमेंट नहीं करी टैक्स की तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, लेकिन फिर भी जो है हमें उनमें एकता वैसी की वैसी देखने को मिली, ठीक है, मतलब कि जो खेड़ा के जो फार्मर्स थे उन्होंने जो सरदार पटेल को क्या बोलते हैं ना कि मतलब ऐसे नहीं कहा कि मतलब आपने तो हमारी वो प्रॉपर्टी गवा मतलब हम तो उसमें पड़ गए, हम तो मुश्किल में पड़ गए आपकी वजह से, मतलब ऐसा नहीं कहा, ठीक है, सरदार पटेल के साथ में वो कदम से कदम मिला के डटे रहे, कहने का मतलब ये है, ठीक है, खेड़ा के फार्मर जो थे वहाँ पे, ठीक है, इवन दो उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली गई थी। और जो गुजराती लोग हैं वहाँ पे उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया इन फार्मर्स का, किसानों का, उन्हें घर दिया, ठीक है, रहने की जगह दी, ठीक है, खाने पीने का बंदोबस्त किया। तो मतलब गुजराती लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इन किसानों को, ठीक है, गुजरात के किसानों को उस टाइम पर, मतलब सारी जो यूनाइटेडनेस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से देखने को मिली है, ठीक है, यूनिटी जो है सब में बहुत तगड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला वो क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम जो है इस साल का जो टैक्स है उसको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, और जो अगले साल का है हम उसका जो रेट है टैक्स का उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, कम टैक्स लेंगे, मतलब उतना नहीं लेंगे जितना हम नॉर्मली लेते हैं। तो ये जो चीज़ है हमें रिजल्ट इसका मूवमेंट का देखने को मिला, और जो प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों ने ले ली थी, हड़प ली थी, वो भी वापस कर दी गई किसानों को। तो इट वॉज अ सक्सेसफुल मूवमेंट, ठीक है, इट वॉज अ सक्सेसफुल कैंपेन, बेसिकली इट वॉज अ सक्सेसफुल सत्याग्रह बेसिकली, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि मतलब हमने मना कर दिया कि हम जो है टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है, हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपसे, तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो तीन हमने मूवमेंट के बारे में बात करी, इसका फ़ायदा क्या था, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आया कि एक तो गांधी जी ने ये दिखा दिया कि देखो सत्याग्रह वाली जो ये टेक्निक है बेसिकली इसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, इससे जो है हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यानी ये जो टेक्निक है सत्याग्रह वाली ये बहुत ही बेनिफिशियल है और जो है क्या बोलते हैं ना रिजल्ट गिविंग है, ठीक है, रिजल्ट देती है हमें, ठीक है।
एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि गांधी जी जो है वो एक अपना जो क्या बोलते हैं ना, अपना एक अपना रोल जो एस्टैब्लिश कर पाए लोगों के बीच में कि देखो मतलब ना कि मैं तुम्हारा जो है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें जो है आज़ादी दिलवाऊंगा। तो मतलब कि लोगों को भरोसा बन गया, ठीक है, लोगों का जो भरोसा था वो गांधी जी पे स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग हो गया, जितना पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और गांधी जी को भी जो है मतलब एक काइंड ऑफ ना एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि देखो इनकी कमियां क्या हैं लोगों की, और इनकी जो ताकत है वो क्या है, और इनकी ताकत को कैसे यूज करना है पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये भी गांधी जी जो है समझ पाए इन इन मूवमेंट्स के द्वारा। अब एक और चीज, एक और जो रिजल्ट था वो इस इन मूवमेंट्स का ये निकला कि गांधी जी को जो है एक इज्जत इज्जत मिली, स्पेशली यंग जनरेशन के द्वारा जो है क्या बोलते हैं ना, एक कमिटमेंट देखने को मिली। यंग जनरेशन जो है वो गांधी जी के लिए मतलब क्या बोलते हैं ना कि साथ देने के लिए खड़ी हो गई। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जब आपने जो है हमारी इतनी मदद करी है, आपने जो है हमारी इतनी सहायता करी मुश्किल समय में, तो हम मतलब आपके साथ में खड़े रहेंगे हमेशा। हम हमारी मतलब हम आपको बहुत इज्जत देते हैं, इज्जत करते हैं हम आपकी, और हमारा जो है साथ आपको हमेशा मिलेगा। मतलब ये कहना था स्पेशली यूथ का, ठीक है, स्पेशली यंग जनरेशन का, लेकिन ओवरऑल जो है मासेस का यही कहना था कि वो गांधी जी की जो है और ज़्यादा इज्जत करने लग गए थे और कमिटेड हो गए थे, ठीक है, कि गांधी जी का जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे और आज़ादी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये हमने देख ली, यहाँ पर 3 मूवमेंट देख ली। अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है राउलेट एक्ट और सत्याग्रह उससे रिलेटेड, और फिर जलियांवाला बाग मैसाकर, ठीक है, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, अब उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हत्या करी थी लोगों की, भारतीय लोगों की, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, मैंने सब कुछ समझा दिया है, वर्ड टू वर्ड बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।